नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम बात करेंगे नौकरशाही पर, ब्यूरोक्रेसी, जो लोक प्रशासन का भी और राजनीतिक सिद्धांत के पेपर में भी पढ़ाया जाता है, लोक प्रशासन में भी पढ़ाया जाता है, तुलनात्मक राजनीति में भी पढ़ाया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आधुनिक ज़माने का बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसलिए काफ़ी इस पर रिसर्च भी हुआ है, अभी भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं। तो नौकरशाही की पर हम इसमें देखेंगे अवधारणा, कॉन्सेप्ट इसका, और नौकरशाही पर कुछ अ, बड़े विचारकों के विचार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है मैक्स वेबर, क्योंकि नौकरशाही की कोई भी चर्चा मैक्स वेबर के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो मैक्स वेबर और कुछ और सिद्धांत इसके हम देखेंगे, जिसमें मॉरिस डुवर्जर का आएगा और रॉबर्टो माइकल्स का, जैसे मैंने कहा था कि माइकल्स के बिना भी पूरा नहीं होता नौकरशाही का सिद्धांत, अल्पतंत्र का उसने सिद्धांत दिया। और राजनीतिक दल का, मॉरिस डुवर्जर राजनीतिक दल में आता है, लेकिन अल्पतंत्र के वजह से ये आते हैं नौकरशाही में। और कुछ क्लासिकल और मार्क्सवादी व्याख्या की भी हम चर्चा करेंगे। पहले आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये माना जाता है कि ये ब्यूरो शब्द का एक तरह से अर्थ होता है मेज। तो जो मेज से शासन चलता है, टेबल से जो शासन चलता है, उसको हम शाब्दिक रूप से ये बात कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का जो अर्थ है वो नौकरशाही, जो प्रशासन की एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। आप सब जानते हैं कि नौकरशाही हम किसे कहते हैं। प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासकीय संरचना में ऊपर से लेकर नीचे तक उनका बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम विभिन्न प्रकार के स्थायी कर्मचारी होते हैं, उसको उस संपूर्ण समूह को हम कहते हैं नौकरशाही। अब नौकरशाही की परिभाषा जो है वो विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से दी है, जिसमें दो परिभाषाओं को मैं कोट करना चाहूँगा। एक परिभाषा दी है, क्योंकि दोनों इसके प्रकार और इसके इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, कि एक रोजनबर्ग नाम के लेखक हैं। वो कहते हैं कि हम चाहे जिस भी प्रकार के शासन में रहें, लेकिन हम हकीकत यह है कि नौकरशाही से ही शासित होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अब देखते हैं सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन नौकरशाही स्थायी, नौकरशाही का स्वरूप जो है, इसकी विशेषता में आएंगे नौकरशाही का स्वरूप स्थायी होता है, ये इसका टर्म फिक्स होता है। तो ये स्थायी शासन। तो वो कहते हैं कि कोई भी शासन है, असल में वो नौकरशाही के द्वारा ही शासन किया जाता है, शासन द्वारा हम शासित होते हैं, वो नौकरशाही होती है। इसके बाद एक और लोक प्रशासन के विद्वान है एफ एम मार्क्स, या कार्ल मार्क्स, एफ एम मार्क्स। ये कहते हैं कि नौकरशाही स्थायी कर्मचारियों का वह शासन है, या ऐसे स्थायी कर्मचारियों का शासन है, जो न तो जनता द्वारा चुने जाते हैं और न ही जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन नीति निर्माण और निर्णय निर्माण में इनकी सबसे अधिक भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न तो ऐसे स्थायी कर्मचारियों का शासन जो न तो जनता द्वारा चुने जाते, न जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन नीति निर्माण और निर्णय निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि नौकरशाही जो है वो प्रशासन की रीढ़ होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है जिससे प्रशासन खड़ा होता है। तो प्रशासन नौकरशाही के बिना नहीं चलता है। अब ये अच्छी होती है, खराब होती है, इसका स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में ही विद्वानों ने बातें की हैं। तो नौकरशाही के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मैक्स वेबर की, जो जर्मन समाजशास्त्री हैं और 20वीं शताब्दी के, मतलब 19वीं-20वीं शताब्दी के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। अगर कार्ल मार्क्स शायद न होते तो सबसे महत्वपूर्ण अगर विचारक मानते तो मैक्स वेबर को, क्योंकि उनका जो प्रोटेस्टेंटिज्म जब जो किताब है, जो कैपिटलिस्ट थ्योरी पे, वो लाजवाब किताब है इनकी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड कैपिटलिज्म। तो बहरहाल मैक्स वेबर नौकरशाही का विश्लेषण सत्ता के विश्लेषण से शुरू करते हैं। मैक्स वेबर का मूल कंट्रीब्यूशन उसी पर है। तो सत्ता वो 3 प्रकार की बताते हैं, जिसमें जो आखिरी सत्ता, करिश्माई सत्ता, सामाजिक सत्ता और ये कानूनी सत्ता। तो कानूनी सत्ता जो है बताती है, जो करिश्माई ये कानूनी लीगल जो पावर होता है, ये लीगल पावर से ही रिलेटेड है, इसी से पैदा होता है ये नौकरशाही। तो कहते हैं नौकरशाही के बिना प्रशासन नहीं चल सकता। तो अब ये उन्होंने ब्रिटिश व्यवस्था का अध्ययन किया, यूरोप की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, तो ये नौकरशाही ही उस स्ट्रक्चर को संभाले होती है जिसको हम प्रशासन कहते हैं। तो उन्होंने एक मानक स्टैंडर्ड बताया, एक तर्कसंगत आधार बताए, और वो तर्कसंगत आधार इतने तर्कसंगत हैं मैक्स वेबर के दिए बताए हुए, कि वो लगभग सभी प्रकार की नौकरशाही में फिट होते हैं। अगर नौकरशाही है तो लगभग ये सारी बातें उस पर लागू होती हैं।
तो उन्होंने 8 उसके आधार बताए। तो पहला आधार बताया, उन्होंने कहा कि ये सिलेक्शन, एक निश्चित चयन प्रक्रिया के द्वारा इनका चयन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है नौकरशाही का। दूसरा उन्होंने बताया कि स्टाफिंग। तो आप देखिए जो चयन प्रक्रिया है वो ब्रिटिश ज़माने में बहुत पुरानी, बहुत पहले से चली है, उसके बाद पहले अमेरिका में भी है। तो ये सब देख कर उन्होंने बताया कि चयन एक निश्चित, एक फिक्स डिफाइंड प्रोसेस होता है, जैसे ये चयनित होते हैं। उसके बाद आता है, उन्होंने बताया स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि कर्मचारियों का एक बड़ा समूह होता है जिसको ये नौकरशाही अपने तंत्र के रूप में इस्तेमाल करती है, जिससे ये काम करवाती है, जिससे काम को दिया जाता है और वो काम कर्मचारियों को एक समूह का प्रयोग होता है, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी उसके द्वारा, क्योंकि वही पॉलिसी फॉर्म करते हैं, फिर आदेश देते हैं, नीचे के फील्ड स्टाफ उसको एग्जीक्यूट करता है। तो नौकर सिलेक्शन, फिर स्टाफिंग। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बताते, तो कहते हैं अथॉरिटी। नौकरशाही की जो ताकत है वो अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी में, इसमें अथॉरिटी देखिए ऐसा बड़ा व्यापक शब्द है, किसी परिभाषा में अगर हम लगेंगे तो शायद अगले 40 मिनट, इसी में 30 मिनट लग जाएंगे। प्राधिकार हिंदी में शब्द है, प्राधिकार। तो प्राधिकार शब्द में जो प्रा है, यह प्रायः कानूनी प्रत्यय होता है। प्राधिकरण, प्राधिकार, सिर्फ अधिकार नहीं, प्रा लग जाने से वो कहता है उस अधिकार के पीछे कानून की ताकत होती है, यानी कि जो पावर है वो लेजिटिमेट होता है। हम किसी अधिकारी की बात इसलिए नहीं मानते हैं कि उसके ऊपर मिस्टर सो एंड सो बैठे। हम उस अधिकारी की बात इसलिए मानते हैं, उसका आदेश इसलिए मानते हैं कि उस आदेश को देने का कानूनी अधिकार उसको मिला हुआ है। इसलिए उस कुर्सी पर चाहे जो बैठेगा, अगर वो उस कानून के अधिकार के तहत कोई आदेश देगा तो वो माना जाएगा। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में पूरा प्रशासन जो है वो उच्चता अधीनता के अभिक्रम में जो है ऊपर से आदेश आता है, नीचे के अधिकारी उसका पालन करते हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो प्राधिकार है, अपनी बात को मनवाने की जो शक्ति है वो यूं ही नहीं है, ये कानून सम्मत है। अब ये जो उन्होंने विशेषता बताई, इसको सब फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों की नौकरशाही और ऐसे सिस्टम देशों में जहाँ लूट सिस्टम चलता है, जहाँ की नौकरशाही पे भी अपनी पसंद के कोई लोग रख दिए, उसको भी वो भी बिना कानून के काम नहीं कर सकते। तो जो नौकरशाही का स्ट्रक्चर है उसमें ये वाला जो विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी। तो सिलेक्शन हो गया, निश्चित प्रक्रिया से चयन, फिर कर्मचारियों के समूह का उपयोग करते हैं, फिर अथॉरिटी। इसके बाद आता है हायरार्की। ये नौकरशाही पिरामिडाकार संगठन होता है। पिरामिड क्या था, ऊपर टॉप में होता है, कम जगह होती है, और नीचे आधार में ज़्यादा जगह होती है। तो नीचे कर्मचारियों का बड़ा समूह होता है, ये सबसे निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं फील्ड में, और ये धीरे धीरे ओवर बढ़ता जाता है, अधिकारियों की संख्या कम होती जाती है। तो लगभग पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, तो एक मुख्य सचिव होते हैं, एक डीजीपी होते हैं, तो वो उनके नीचे फिर वो उसी विभाग की संख्या वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जो प्रशासकीय जो हायरार्की है, इसको लोक प्रशासन में पद सोपान बोलते हैं, पदों की सीढ़ी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और काम करके नीचे से ऊपर की ओर प्रतिवेदन जाता है, थ्रू प्रॉपर चैनल का पालन होता है। तो ये जो हायरार्की है, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है किसका, नौकरशाही का। ये उसकी ताकत की वृद्धि करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, पदसोपानात्मक संगठन, जिसको नौकरशाही को। इसके बाद ये हो गया आपके, इसके पहले ये हायरार्की हो गया। इसके बाद वर्क, समयबद्ध रूप से कार्य का आयोजन। नौकरशाही के सामने जो काम होता है वो डिफाइंड वर्क होता है। नौकरशाही बहुत ताकतवर होती है, लेकिन नौकरशाही मनमाने तरीके से काम नहीं करती। नौकरशाही चूंकि अथॉरिटी से बंधी होती है, अथॉरिटी को यूज करती है, तो वो अथॉरिटी सब कुछ डिफाइन करता है, वो कानून उसको सब डिफाइन करता है। तो कार्यों का समयबद्ध आयोजन, ये शब्द है समयबद्ध आयोजन। और समयबद्ध आयोजन, इस कार्य के आयोजन के बाद अगला है कार्य का विभाजन। तो कार्य, नौकरशाही जब कार्य को विभाजित कर, कार्य की एक प्लानिंग बनाती है, और कार्य को एक प्लानिंग के तहत बना करके कार्य का विभाजन होता है कि ये कार्य ये करेंगे, ये कार्य करेंगे। एक बड़ी पॉलिसी जो बनती है, उस पॉलिसी की जो फ्रेमिंग होती है, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए उस कार्यों का
अधिकारियों के हिसाब से उसका कार्य विभाजन होता है। और इसके बाद सीक्रेसी, गोपनीयता, कार्य की गोपनीयता। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं प्रशासन में जो गोपनीयता की अपेक्षा रखते हैं। उस ज़माने में ये इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। जैसे-जैसे लोकतंत्र विकसित हुआ है और जैसे-जैसे लोकतंत्र ज़्यादा परिपक्व हुआ है, ये गोपनीयता वाला चैप्टर जो है वो कमज़ोर होता गया है नौकरशाही में, प्रशासन में। अब ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, सूचना के अधिकार का ज़माना है, तो इसमें गोपनीयता की जो परिधि थी वो छोटी हो गई। मैक्स वेबर के ज़माने में ये परिधि बहुत बड़ी थी। तो कहते हैं, वो तो ये कहता है कि ये गोपनीयता और अथॉरिटी, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नौकरशाही को इतना मजबूत बना देती हैं कि ये अपने स्वामियों की भी अवहेलना कर लेते हैं। तो वो उस समय ज़्यादा लागू होती थी, आजकल ये लागू नहीं होती। आजकल गोपनीयता श्रिंक हो गई है। गोपनीय फाइलें होती हैं, गोपनीय जानकारी होती है, लेकिन उनकी संख्या एक लोक कल्याणकारी राज्य में कम होती गई है और गोपनीयता अब नौकरशाही की ताकत मजबूत रखने में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गया, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ आरटीआई का कानून लागू है। और दुनिया के तमाम देशों में, जैसे अमेरिका जैसे देश में, ब्रिटेन जैसे देश में क्लासिफाइड फाइल होती हैं, उनका एक टेन्योर होता है कि 10 साल के लिए रहेगा, 20 साल, फिर वो पब्लिश कर दी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के ज़माने की फाइलें भी अब पब्लिश हो रही। तो ऐसी बहुत सारी जो गोपनीय चीज़ें रहती हैं, बाद में पब्लिक डोमेन में उसको ला दिया जाता है। तो अब ये पब्लिक डोमेन का दायरा बढ़ रहा है और गोपनीयता का दायरा छोटा। तो ये मैक्स वेबर ने एक मानक स्टैंडर्ड दिया। इसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, किताब में परिभाषा, उसकी विशेषताएं वगैरह, और विशेषताएं भी जो दिया रहेगा उसमें 8 विशेषता आएगी ही आएगी। तो देखिए, बीए में नौकरशाही को पढ़ना फर्स्ट पेपर में, राजनीतिक सिद्धांत के पेपर में, और एमए में राजनीतिक नौकरशाही को पढ़ने में अंतर है। एमए में अगर आप नौकरशाही पढ़ रहे हैं तो आपको मैक्स वेबर को पढ़ना पड़ेगा, और कुछ और सिद्धांत अभी मैं बताऊंगा, उसकी चर्चा करूंगा। साम्यवादी देशों की नौकरशाही पर ब्रूनो रीजी नाम करके एक इटालियन थिंकर है, उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि जब साम्यवादी देश की जो नौकरशाही है वो कैसे काम करती है, तो उन्होंने देखा कि ये नौकरशाही का कैरेक्टर तकरीबन एक ही जैसा है, लोकतांत्रिक प्रणाली में भी और साम्यवादी प्रणाली में ये थोड़ा सा ज्यादा निरंकुश है। क्यों? क्योंकि उसके पास सत्ता के को केंद्रित करने के ज्यादा अवसर हैं, ज्यादा अधिकार है। तो ब्रूनो रिजी ने साम्यवादी नौकरशाही का, सोवियत संघ की नौकरशाही का, और दूसरे देशों में जो साम्यवादी शासन से, जैसे क्यूबा वगैरह में, तो वो भी जितना देख सके, तो वो साम्यवादी देशों में सब कुछ जानना बड़ा आसान नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक अलग वर्ग बन गया है ब्यूरोक्रेसी। वहां लोकतांत्रिक देश में नौकरशाही अलग वर्ग बनता है, लेकिन बनता और बिगड़ता रहता है, डाइल्यूट होता है, पावर सेंटर डाइल्यूट होते रहते हैं। वहां पर ये बहुत मजबूत वर्ग बन गया, कहाँ? साम्यवादी शासन। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा कि साम्यवादी देशों की नौकरशाही पर किसने काम किया, तो एक ब्रूनो रिजी का नाम उसमें हम बताएंगे। मार्क्सवादी व्याख्या भी है इसकी, नौकरशाही की। मार्क्स नौकरशाही को सुपर स्ट्रक्चर में शामिल करता है, यानी कि शासन के, राज्य के शोषण के यंत्र को बनाए रखने का एक मजबूत उपकरण है कौन? नौकरशाही। और मार्क्स के बाद की समाजवादी देश में जब क्रांति होगी तो इसका विलोप हो जाएगा राज्य का, तो नौकरशाही का भी विलोप हो जाएगा। तो मार्क्स की जो नौकरशाही की अवधारणा है वो यह है कि नौकरशाही राज्य का एक हिस्सा है, और नौकरशाही राज्य का हिस्सा होने के नाते इसका काम क्या है? राज्य को, तंत्र को मजबूत करना। अब मार्क्स चूंकि राज्य को ही शोषण का यंत्र बता रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो असली यंत्र है नौकरशाही, वो भी शोषण का यंत्र हो जाएगा। तो मार्क्स के हिसाब से नौकरशाही शोषण के की साजिश को बनाए रखने का एक बड़ा मजबूत उपकरण है, इसलिए इसको सुपर स्ट्रक्चर के श्रेणी में ले आता है। और इस कहता है समाजवादी क्रांति के साथ ये नौकरशाही भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ब्रूनो रिजी ने उसको गलत साबित कर दिया अध्ययन करके, कि नौकरशाही उससे ज्यादा मजबूती से मौजूद है, कहाँ? साम्यवादी सोवियत संघ में और क्यूबा वगैरह में, जहाँ साम्यवादी शासन थे। तो नौकरशाही, चाहे इस रोजनबर्ग इसलिए कहता है शासन का स्वरूप चाहे जो भी हो, शासन असल में कौन करता है? वो नौकरशाही करती है। इसके बाद व्यक्तिवादी विचारक आते हैं, जो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स हैं। इनके बहुत पहले जो व्यक्तिवादी विचारक रहे हैं, मिल, वो कहते हैं एक अनिवार्य बुराई है, इसमें गड़बड़ियां हैं लेकिन अनिवार्य, इसके बिना डेमोक्रेसी
का चलना इतना आसान नहीं है। तो जो व्यक्तिवादी विचारक है वो नौकरशाही को अनिवार्य मानते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं कि एक जैसे वो राज्य को भी बुराई मानते हैं, स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। सभी व्यक्तिवादी विचारों की मानता है कि स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, राज्य आवश्यक बुराई, राज्य आवश्यक बुराई है, तो जाहिर सी बात है नौकरशाही भी आवश्यक बुराई है। लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, इसलिए नौकरशाही के बारे में उनकी उतनी बुरी अवधारणा नहीं है जैसे कि मार्क्सिस्ट लोगों की थी। तो नौकरशाही 20वीं शताब्दी के पॉलिटिकल थिंकिंग में एक मजबूत अवधारणा, और ये प्रशासकीय अवधारणा ज़्यादा हो गई, तो लोक प्रशासन इस पर ज़्यादा अध्ययन होता है। नौकरशाही तुलनात्मक राजनीति में इसका तुलनात्मक अध्ययन होता है कि ब्रिटिश नौकरशाही या यूरोपियन और विकासशील देशों की नौकरशाही का, अमेरिकन और यूरोपियन नौकरशाही का, इस प्रकार के, जैसे टी.एन. चतुर्वेदी हमारे पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, उन्होंने किताब लिखी तुलनात्मक प्रशासन, उन्होंने इसका अध्ययन एक अच्छा चैप्टर दिया। तो नौकरशाही का तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में ज़्यादा होता है। तो मेरा जो पर्पस है इस लेक्चर का कि आपको मैक्स वेबर के बारे में और जो दूसरे जो थ्योरीज जो है, खास करके ये ब्रूनो रीजी, माइकल क्रोजियर ने भी इनका जो बहुलवादी अध्ययन किया है कि नौकरशाही उस बहुलवादी समाज को रिफ्लेक्ट करती है। पहले इसका जो चरित्र था, कैरेक्टर था, जो इसका जो नेचर था, जो मैंने इसका स्वरूप था नौकरशाही का, ये समाज के एलीट वर्ग से ही आता था, संभ्रांत वर्ग से आता था। नौकरशाह का बेटा नौकरशाह, और वो भी कोई बहुत बड़े अधिकारियों के बच्चे रहते थे, सामंत वर्ग से आते थे, विदेश पढ़ के आए थे, नौकरशाह बन गए, इस तरह उनके बच्चे नौकरशाह बने। तो उसका जो सामाजिक बैकग्राउंड था वो एलीट क्लास का था। लेकिन अब ये लोकतंत्र के विकास के साथ ये डिफ्यूज हो गया समाज के सभी वर्गों से नौकरशाही में, इसलिए ये ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर पाती है। क्यों? क्योंकि इसका आधार बहुत बड़ा हो गया है। उन्होंने नौकरशाही का बहुलवादी सिद्धांत दिया, माइकल क्रोजियर ने। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो सामान्यतः एमए के लेवल में छूट जाती हैं, लेकिन परीक्षाओं में तो आता है, जो सिविल सर्विस है, आपके नेट की परीक्षा है, तो एमए के स्तर में हमको ये जानना इन चीज़ों को ज़रूरी है। तो ये नौकरशाही का व्याख्यान था। उम्मीद है कि आपको कुछ नॉलेज एडिशन इससे हुआ हो। धन्यवाद।